नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर 200 से ज्यादा किसान मजदूर संगठनों के बैनर तले हजारों किसान दिल्ली के दरबार में अपनी दस्तक देने के लिए पहुंच रहे हैं। बैंक के कर्ज से छुटकारा, फसलों की 1.5 गुना कीमत और सिंचाई की समुचित व्यवस्था इन किसानों की प्रमुख मांग है। और इसके साथ ही इस बार किसान खेती किसानी से जुड़े समस्याओं के समाधान के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग भी कर रहे हैं, जिससे किसानों के मुद्दों पर गंभीरता के साथ चर्चा हो पाए। दरअसल देश का अन्नदाता अपनी खस्ता हालत को लेकर समय समय पर आंदोलन करता रहा है। पिछले 3 महीनों में किसानों का ये तीसरा आंदोलन है, जो सरकार के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठता है कि आखिर क्या वजह है कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर होता है। सरकार रबी और खरीफ की फसलों का 1.5 गुना दाम देने का दावा कर रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार के आंकड़ों की बाजीगरी में किसान बुरी तरह से फंसा हुआ है। उन्हें अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करने तक को मजबूर होता है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि सरकार इन किसानों की नाराजगी को आखिर कैसे दूर कर पाएगी। क्या किसानों की पूर्ण कर्ज माफी मौजूदा अर्थव्यवस्था के लिहाज से संभव है? दरअसल दिल्ली में हजारों किसान आज एक बार फिर आंदोलन करने को मौजूद है। सिर्फ 2 मांगों को लेकर किए जा रहे इस आंदोलन में देश भर के किसान शामिल हो रहे हैं। इन किसानों की मांग है कि उन्हें कर्ज से पूरी तरह से मुक्ति दी जाए और फसलों की लागत का 1.5 गुना दाम भी दिया जाए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा हो। एक बार फिर सरकार के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोल दिया है। इन किसानों की इस बार सिर्फ 2 प्रमुख मांगे हैं। इन किसानों का कहना है कि एक तो उनकी फसलों के लागत का 1.5 गुना मूल्य उन्हें सुनिश्चित किया जाए और इसके साथ ही किसानों की पूर्ण रूप से कर्ज माफी की जाए। देश भर के अलग अलग राज्यों से किसान आज दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ हुंकार भरी जाएगी और उसके बाद संसद घेराव का कार्यक्रम भी इन किसानों का है। शुक्रवार को संसद मार्च करेंगे ये किसान। दरअसल हमारे देश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन समय समय पर इन्हीं अन्नदाताओं को अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ता है। जिन किसानों को इस वक्त हल और कुदाल लेकर खेतों में गेहूं की बुवाई में जुटा होना चाहिए, वो अन्नदाता सरकार के रवैये से नाराज हो दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है। स्वराज इंडिया से जुड़े बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हैं। ये किसान शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में रामलीला मैदान से संसद तक मार्च निकालेंगे। इन हजारों किसानों की 2 मांगे हैं। पहली, किसानों की पूर्ण कर्जा मुक्ति और फसलों की लागत का 1.5 गुना दाम मिले। किसानों का कहना है कि 21 दिनों के भीतर उनके मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले 201 संगठन पहली बार एकजुट हुए हैं। ये पहला मौका नहीं जब किसानों ने दिल्ली में अपनी मांगों के लिए दस्तक दी हो। कुछ महीने पहले ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान दिल्ली की चौखट पर जमा हुए थे। पिछले 2 सालों की अगर बात करें तो किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए कई बार विरोध प्रदर्शन किया है। इनमें से कुछ आंदोलन उग्र हो गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जून 2017 में हुए किसानों के हिंसक प्रदर्शन में 7 किसानों की मौत हो गई थी। हाल ही में लोक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले महाराष्ट्र के आदिवासी और किसान मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे थे। इससे पहले इसी साल मार्च में भी हजारों किसान अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए मुंबई में जमा हुए थे। हमारे देश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन समय समय पर इन्हीं अन्नदाताओं को अपनी मांगों के लिए तमाम सरकारों की चौखट पर अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 से तकरीबन 50,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन आत्महत्याओं की मूल वजह कर्ज है। किसान नेता अब सरकार की नीयत पर शक कर रहे हैं, क्योंकि एनसीआरबी ने किसान आत्महत्या का आंकड़ा जारी करना बंद कर दिया है। किसान किसी राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में समस्या एक जैसी है। मॉनसून आधारित खेती पर किसान की निर्भरता कम नहीं हो रही है। डीजल और खाद के दाम बढ़ने से स्थिति खराब हो रही है।
सरकार भूमिहीन बटाईदार किसानों को किसान की श्रेणी से बाहर रखती है। ऐसे में ये किसानों को मिलने वाली सहायता से वंचित हैं। आमतौर पर किसानों की प्रमुख मांग कर्ज माफी की है। इसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट पर अमल, सूखे का मुआवजा, जंगलों की जमीन का आदिवासियों को हस्तांतरण, लोड शेडिंग से मुक्ति जैसी मांगे हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए आंदोलन में शामिल किसानों का कहना था कि पिछले प्रदर्शन के 9 महीने बाद भी सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। किसानों का आरोप है कि प्रधानमंत्री अपने वायदों पर खरे नहीं उतरे हैं। किसानों की कर्ज माफी एक अहम वायदा था जो पूरा नहीं हुआ। जो 1.5 गुना MSP की दुहाई दी जा रही है, ये पहले से ही मौजूद है और इसमें नकद लागत और श्रम को जोड़ा गया है। स्वामीनाथन आयोग ने खेत का किराया और बैंक का ब्याज भी जोड़ा था। इसी तरह PM की आशा योजना में घालमेल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कृषि की लागत बढ़ रही है, इसके अनुपात में आमदनी कम है। किसानों का यह आंदोलन ऐसे समय में हो रहा है जब अयोध्या विवाद को हवा दी जा रही है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव को भी 6 महीने ही बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यहाँ तो चुनावी बेला में एक बार फिर किसानों का हल्ला बोल। दिल्ली में हजारों किसान आज फिर आंदोलन के मकसद से जुटे हैं। सिर्फ 2 मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन में देश भर के किसान शामिल हो रहे हैं। आरोप सरकार पर वादा खिलाफी का लग रहा है कि सरकार दावे तो खूब करती है, लेकिन इन दावों पर सरकार अब तक खरा उतर नहीं पाई और यही वजह कि अन्नदाता पहले भी परेशान था और आज भी परेशान। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि सरकार इन किसानों की नाराजगी को आखिर कैसे दूर कर पाएगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से 4 खास मेहमान हैं। शिवराज सिंह हैं, आप किसान नेता हैं, साथ ही भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अजय वीर सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता हैं RLD के। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, आप किसान नेता हैं। तपन भारती हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही सुधीर त्यागी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के। साथ ही लखनऊ से हमारे सलाहकार संपादक गोविंद पंत राजू हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत शिवराज सिंह जी मैं आपसे ही करूंगा। एक बार फिर आप लोगों ने हल्ला बोल दिया सरकार के खिलाफ, क्यों बार बार आखिर आप लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? जी धन्यवाद आपके लिए। मैं सबसे पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि देश के पूरे सिस्टम में गड़बड़ रही। अगर किसान बम्पर पैदा करता है तो उसकी फसल बिकती नहीं है, उसको लागत मूल्य भी उससे नहीं मिल पाता। अगर किसान पैदा कम करता है, ओला से, बारिश से, प्राकृतिक प्रकोप से मारी जाती है तो किसान वैसे मारा जाता है। किसान पैदा करे तो मारा गया और पैदा ना करे तो मारा गया। क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है आज तक महंगाई बढ़ने का जितना भी अनुपात है वो अनुपात बिगड़ गया। जिस अनुपात से विधायकों की, सांसदों की, मंत्रियों की, सरकारी अफसरों की तनख्वाह बढ़ी और महंगाई बढ़ी, उस अनुपात से किसान के फसलों के दाम नहीं बढ़े और देश के किसान को हर सरकारी दफ्तर में लूटा जा रहा है। यहां तक कि देश के जितने भी रजिस्ट्रार कार्यालय हैं सब में रिश्वत रात दिन चलती है, तहसील थानों में रिश्वत चलती है और जितने क्षेत्रीय विधायक और सांसद होते हैं वहां से उनकी मंथली और खर्चे जाते हैं। जब विधायक और दूसरा मैं आपको एक बताऊं, इस देश में एक बार आदमी विधायक बन गया, उसकी फिर तनख्वाह और पेंशन हो गई, फिर वो सांसद बन गया, उसकी विधायक की फिर तनख्वाह और फिर पेंशन हो गई, फिर वो कहीं मंत्री बन गया, फिर उसकी पेंशन हो गई, फिर वो राज्यपाल बन गया तो फिर उसकी तनख्वाह और फिर 5-5, 6-6 पेंशन इनकी बंधी हुई है। क्या देश का सिस्टम देख नहीं रहा? ये सारा जो पैसा जा रहा है सरकारी अफसरों के और इस सरकारी तंत्र के पेट में जा रहा है। जिस किसान ने अपना कमर तोड़ करके पसीना बहा करके देश को कमाया और इस देश को जब कभी गेहूं पैदा नहीं होता था, इतना गेहूं कर दिया, इन पर स्टोरेज नहीं है गेहूं को रखने के लिए, समंदर में बहाया जाता है, इतनी मेहनत करके अन्न पैदा किया, उस देश के किसान को लास्ट में आकर के अपने खाने के लिए अन्न नहीं रहता। इस देश का सिस्टम ऐसा है, जो कपड़ा बनाता है दर्जी, उसके तन पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं, जो छत बनाता है मिस्त्री, उसके रहने के लिए मकान नहीं, और जो अन्न पैदा करता है लास्ट में उसको खाने के लिए अन्न नहीं। ये देश के सिस्टम में गड़बड़ नहीं है तो क्या है? और जितनी फाइलों पे और मंचों से घोषणा होती है वो घोषणा होकर के रह जाती है।
जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंजाब में चुनाव से पहले घोषणा की थी कि 50 साल से ऊपर मैं 5,000 पेंशन करूंगा, आज तक नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसान आयोग का गठन होगा, आज तक नहीं हुआ। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के लिए उन्होंने कहा था मेरी सरकार आएगी। डीजल के रेटों के लिए कहा था मैं डीजल के रेट कंट्रोल करूंगा, और जो डीएपी और यूरिया खाद है इनके रेट कंट्रोल करूंगा। जो किसानों को बीज मिलते हैं इनको बहुत सस्ती दर पर दिलवाऊंगा, किसानों को संपूर्ण कर्ज मुक्त करूंगा। जितने देश के प्रधानमंत्री ने वादे किए माननीय मोदी जी ने आज तक किसी बात पे खड़े नहीं उतरे। और जिस देश का सरकारी तंत्र में प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो उस देश में किसानों की हालत क्या होगी। खाली किसानों को अन्नदाता, किसान देवता, भोला भाला कहने से देश के किसान का काम नहीं चलेगा। किसान ने हड़ताल कर ली, किसान ने आंदोलन कर लिए, और आज से नहीं कम 40 सालों से देश का किसान अपने जो मांग सवाल इसी बात को लेकर उठा है कि सरकार दावे तो खूब करती है, लेकिन इन दावों का असर धरातल पर दम तोड़ता हुआ नजर आता है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। सरकार तो दावा कर रही है कि रबी और खरीफ की फसलों में हम 1.5 गुना एमएसपी दे रहे हैं, तो इन दावों में कितना दम? नहीं, देखिए ऐसा है कि इन्होंने जो वायदा किया था वो ये था कि फसलों की संपूर्ण लागत, जिसको कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार C2 लागत कहते हैं, उसका 1.5 गुना देंगे। वो इन्होंने नहीं दिया है जी। जैसे मैं धान का उदाहरण दे दूं, धान में यदि ये C2 लागत का 1.5 गुना देते तो 2350 रुपए के लगभग का रेट प्रति कुंटल आता, और इन्होंने अभी 1750 रुपए की घोषणा की है। जो उससे कम कैटेगरी की लागत होती है, A2+FL उसको कहते हैं, उसको लागत को कागजों में कम करके फिर 1.5 गुना आप कर रहे हैं। तो वास्तविक जो लागत है वो तो लागत लगभग 1560 रुपए के कुंटल के आसपास की आ रही है कागजों में, इन्हीं के अनुसार। उसका 1.5 गुना करते तो लगभग जो है 2350 रुपए का रेट बनता। एक तो वो नहीं दिया, उसमें भी 4 साल 4.5 साल हो गए अब तो, यानी कि जिसमें 5 तो खरीफ की फसल जा चुकी और 4 रबी की फसल जा चुकी। तो इसमें जो है भारी नुकसान किसान का पूरे देश का हुआ है, जिसकी वजह से किसान जो है कर्जे में डूब गया है। तो किसान आज की तारीख में ये चाहता है कि भाई आपने जो वायदा नहीं पूरा किया उसकी वजह से मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा है, एक तो मेरा संपूर्ण कर्ज माफी की जाए, और दूसरा जो C2+50% का आपका अपना वायदा था वो मुझे दिया जाए। ये 2 वायदे जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक किसान इस दुर्दशा में से निकलने वाला नहीं है। सुधीर त्यागी जी, किसानों का सीधा आरोप यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाए। देखिए, बोलने का सबको अधिकार है, आंदोलन करने का सबको अधिकार है, और ये बता देना चाहता हूं मैं जी कि प्रधानमंत्री जी ने 4 साल में जितनी योजनाएं किसान के लिए दी हैं, किसान के लिए काम किया है, एमएसपी बढ़ाई है, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जो भोले भाले किसानों को ये आंदोलन के जरिए बहका रहे हैं, सीधे साधे किसानों को कोई भी एक चीज ऐसी बता दें कि ये गांव के नौजवान को, किसान को जाके बताएं कि जितनी योजना प्रधानमंत्री जी ने दी है, एक कभी ये प्रचार कर रहे हैं क्या? ये बता देना चाहता हूं कि इतनी योजनाएं मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इनको। सॉयल हेल्थ कार्ड योजना, परंपरागत कृषि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और ये कोई भी बताना नहीं चाहते जाके ब्याज रियायत योजना, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना, राष्ट्रीय तिलहन तेल NSP मिशन कार्य योजना, मतलब इतनी ये बताएं जाके पशुधन विपणन और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो दिया है। सुधीर त्यागी जी, आप ये जो तमाम योजनाएं गिना रहे हैं जी, आप जो तमाम योजनाएं गिना रहे हैं जी, हालांकि ये आंकड़े गैर सरकारी हैं। 2014 के बाद से अब तक तकरीबन देश के 50,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अगर इतनी योजनाएं अमल में आ चुकी हैं, किसानों को फायदा पहुंच रहा है, तो किसान जान क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये कोई आज की समस्या किसान की नहीं है कि 4 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी योजना दी है, जितनी लागू करी है, किसान के लिए गन्ना पैकेज दिए हैं। और देखिए, जो आज ये बात कर रहे हैं यूरिया की, और उसकी जो यूरिया नहीं मिलता था, नीम कोटेड यूरिया, आज खुला किसान के लिए मिल रहा है। और ये कोई समस्या किसान की आज की 4 साल की नहीं है, तो बरसों से किसान की चली आ रही है। आत्महत्या मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसान को, लेकिन आज ही आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, पहले से करते आ रहे हैं किसान, लेकिन अब रोक लगी है उस पर। किसान
उसमें समर्थन मूल्य सबको जो 2022 तक आय दुगना करने का है प्रधानमंत्री का सपना, उस लक्ष्य पे हमारी सरकार काम कर रही है। सर एमएसपी दोगुना करने का रबी खरीफ की फसलों का तो ऐलान किया था ना सरकार ने। वो मिल गया। छलावा, ये तो किसान छलावा बता रहे हैं कि आप लोग आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं और किसानों को उलझा रहे हैं। इसी पे बता दो जो अभी पिछले बजट में किसानों को जो मूल्य मिला नहीं मिला, उनसे जवाब ले लूं फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं जो मैंने बताई है ये जाके बताने के उसको नौजवान को किसान को गुमराह कर रहे हैं। आय दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री की बताएं योजना, पशुपालन नौजवानों से कराएं। चले, यानी आपको ये लग रहा है मुर्गी पालन कि जो किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सीधा आरोप लगा रहे हैं ना? बिल्कुल, ये जो विपक्षी है जिन्होंने डॉक्टर सीमा मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप नेता एनसीपी की सीमा मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन उससे पहले अजय वीर सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये आंदोलन करने वाले किसान नहीं है क्या? अक्षय जी, जैसा पुष्पेंद्र जी ने बताया कि किसान की फसल की जो लागत है वो 3 तरह से लगती है। A2 लागत होती है जिसमें बीज का, खाद का, सिंचाई का जो लागत आती है उसे A2 लागत कहते हैं। A2FL लागत होती है जो बीज, खाद, सिंचाई में लागत आती है और जो फैमिली लेबर लगती है उसमें किसान की, उसको A2FL कहते हैं। C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट जो आती है उसको C2 कहते हैं। स्वामी रंगनाथन जी ने ये सिफारिश की थी कि किसान को C2 का 1.5 गुना कम से कम फसल की लागत मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में चुनाव लड़ी थी तो उसने अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी कि हम C2 का 1.5 गुना देने का काम करेंगे। अब मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी कह रहे हैं कि हमने वो MSP 1.5 गुना देने का काम किया है, मैं इनसे नेशनल चैनल पे ये पूछना चाहता हूँ और वो ये जवाब दें, वो ये जवाब दें क्या इस बात की कोई गारंटी है क्या कि 2022 तक आप सत्ता में रहेंगे भी? क्या आपने C2 का 1.5 गुना देने की बात की है? तक रहेंगे। क्या आपने MSP जो घोषणा की है वो C2 के हिसाब से दी है? त्यागी जी ये बताएं। दूसरे इनके जो 2017 में नहीं, मुझे एक बात का जवाब और दीजिए। बिल्कुल आंकड़े आप लोगों की पार्टी का उदय ही किसानों की राजनीति को लेकर हुआ, सही है ना? सही, बिल्कुल सही है। हम किसानों की इतने वक्त से आप लोग स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किए जाने की मांग करते रहे हैं, किसान आंदोलन भी करता रहा है। क्या वजह रहा? इसको नाकामी के तौर पर भी देखते हैं क्या राजनीतिक दलों की, खासतौर पर उन दलों की जो किसानों की राजनीति करते रहे, वो अपनी मांग सरकारों से नहीं मनवा पाए? सरकार थी वो 2014 में जुमलों के ऊपर सरकार बनकर आई थी। 4.5 साल में किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। 2017 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो इन्होंने घोषणा की थी कि गन्ना किसान का हम 14 दिन में पेमेंट करा देंगे। मैं अपने एक भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहता हूं कि पिछले सीजन का अभी तक किसान का 8,000 करोड़ भुगतान नहीं हुआ है। 1 महीना हो गया, दूसरा सीजन चले हुए, ये सबका भुगतान हो गया है। नेशनल टीवी पर आप झूठ मत बोलिए। 8,000 करोड़ किसान आप जो है वर्क करके आइए और ये पता नहीं, आप दस्तावेज लेकर हाथ में बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी त्यागी जी कीजिए। तकरीबन 8,000 करोड़ से ज्यादा का ही बकाया अभी भी बाकी है। आपके ये आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे मंच पर इस बात को खुद स्वीकार करके गए और वो कहकर गए हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं त्यागी जी दोबारा आपके पास आऊंगा, फिर आप अपनी बात रखिएगा। अगर भुगतान नहीं था तो आपके मुख्यमंत्री जी गढ़गंगा पर आए थे 22 तारीख को और वो ये कहकर गए हैं कि 30 तारीख तक हम किसानों का भुगतान करा देंगे। मैं दोबारा आऊंगा। किसानों की कर्ज माफी की बात भी हो रही है कि किसानों की पूर्ण रूप से कर्ज माफी हो, क्योंकि किसानों की हालत इसलिए खस्ता है कि अगर कम पैदावार हो तो भी उनके लिए जी का जंजाल, ज्यादा हो तो फसल का खरीदार तक नहीं मिलता है। गोविंद जी, आप किस तरह से इस आंदोलन को देख रहे हैं? क्योंकि समय तो ये किसानों के लिए हाल कुदाली लेकर खेतों में जाने का है, बजाय इसके किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहा है। वादा खिलाफी कर रही है सरकार। देखिए अनंत, सरकार वादा खिलाफी कर रही है या सरकार किसानों के लिए जो घोषणाएं की थी उसने उनको जमीन पर उतारने के लिए उसने वाकई में गंभीरता से कोशिश की है। ये शायद सिर्फ एक सरकार का सवाल नहीं है। भारत में अगर उत्तर भारत की ही बात करें, 1935-36 के आसपास मुंशी प्रेमचंद का जो आखिरी उपन्यास था गोदान, जिसमें भारत के किसान की हालत के बारे में
बताया गया था। और उस कहानी का नायक होरी जो था, जो स्थितियां उसके पास खेती किसानी करते वक्त 1936 में थी, वही स्थितियां आज के भारत में किसान के पास खेती किसानी करते हुए मौजूद है। तो बदला कुछ नहीं है, सरकारें कोई भी आई हो, ये सवाल सिर्फ एक सरकार का नहीं है। क्योंकि स्वामीनाथन आयोग भी जब आया, वो भी किसानों की समस्या के दबाव में, किसानों के जो पीड़ा थी उसके दबाव में वो आयोग बनाया गया था। कितने साल तक उस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के बारे में भी विचार किया गया, विचार तक नहीं किया गया, लागू करना तो दूर की बात। तमाम राजनीतिक दल किसानों को हमेशा एक उपेक्षित वर्ग के तौर पर देखते हैं। और मुझे लगता है कि जो आज का आंदोलन है, इस आंदोलन का जो सबसे सार्थक पहलू मुझे दिखता है वो ये है कि इस आंदोलन की एक मांग है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, 20 दिन का हो, और उसमें सिर्फ किसानों की समस्याओं पर विचार हो, किसानों की बात की जाए। दरअसल हमारी सरकारें किसानों को लेकर कभी गंभीर रही नहीं। अभी यहां पर आरएलडी के प्रवक्ता चीनी बकाया की बात कर रहे थे, जब उनके नेता केंद्र सरकार में मंत्री थे तब भी ये बकाया इसी तरह का होता था और तब भी ये स्थितियां ऐसी ही होती थी, कुछ नहीं बदला। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई, मुलायम सिंह यादव जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें एक किसानों को लेकर एक 3 पृष्ठ का पूरा एक चैप्टर था और उसमें कहा गया था कि उनकी सरकार आते ही उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक मूल्य आयोग बनाया जाएगा। और लगभग इसी तरह की बात जैसी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में है कि 1.5 गुना जो लागत मूल्य है उससे ज्यादा उनको मिलता रहे, इसके लिए यह आयोग 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। उनकी एक सरकार अपना कार्यकाल पूरा करके चली गई, उस आयोग का कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो कम से कम मुझे लगता है कि अब जिस तरह से किसानों का आंदोलन उग्र है, किसान अपनी बात को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं, अपने विरोध के तरीके उन्होंने बदले हैं, तो शायद अभी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या राजस्थान के जो चुनाव घोषणा पत्र हैं बड़े राजनीतिक दलों के, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनमें किसानों पर कम से कम ध्यान देने की ज्यादा बात है, उसमें किसानों के लिए बेहतरी की बात कही गई है। लेकिन असल अगर देखा जाए वाकई में, तो मुझे नहीं लगता कि देश की सरकारों ने किसानों के लिए कभी गंभीरता से उनकी चले यानी कि नीयत पर आप भी सवाल उठा रहे हैं कि चुनावों के दौरान वादे तो खूब बड़े बड़े किए जाते हैं रिझाने के लिए ताकि किसानों का वोट हासिल हो पाए, लेकिन अपना मुद्दा हल होने के बाद किसानों को बिसार दिया जाता है। ये सरकारों की रवायत रही है। मैं डॉक्टर सीमा मलिक जी आपके पास आऊंगा। आपको हैरत नहीं लगती कि आजादी को इतने वर्ष बीत गए, उसके बावजूद देश में आज तक किसान आयोग का गठन तक नहीं हो पाया? हैरत तो बहुत लगती है और सभी को लगती है और बड़ी मतलब दुख की बात है। ये बहुत आक्रोश है हमारे मन में भी कि आज हर रोज ये होता है कि आश्वासन योजनाएं कागजों पर हैं खाली। कहीं आज ये कहना कि अगर ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होते और अगर दूसरे होते तो किसानों की ये समस्याएं नहीं होती, तो ये बात हमें समझ में नहीं आती है। आज जो किसान है, हम अपने जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं हम उनसे पूछेंगे कि क्या है ना, वो हमारी समस्याओं को हल करेंगे, ना कि 70 साल पहले के लोग यहाँ पर आके हमारी किसानों की समस्याओं को हल करेंगे। तो बड़ी ही मतलब लेकिन नीतियां अगर गलत हो तो उसका असर तो पड़ता है ना आगे भी। असर आप ठीक करते करते उसको कितना टाइम लगेगा, ये वाली बात है। और जब आप आए यहाँ पर तरह तरह के आपने वादे किए, तरह तरह की चीजें आपने अपने घोषणा पत्र में लिखी। आप सर्वप्रथम यही कह लीजिए कि कहते हैं कि 2022 में हम किसान की जो आय है वो डबल कर देंगे, है ना। अब आप आंकड़ों पे आइए, बाकी तो बहुत डिस्कशंस हैं कि इस गवर्नमेंट ने क्या किया या उस गवर्नमेंट ने क्या किया। तो अभी मैं देख रही थी ग्लोबल एनालिटिकल कंपनी के आंकड़े हैं कि जब अगर हमें अपनी अगर मान लीजिए 1300 रुपए पर महीने किसान की आय है और हम उसे 2600 रुपए करना चाहते हैं 4 साल के बाद, तो उसके लिए एटलीस्ट एमएसपी में 13% का औसत वृद्धि होनी चाहिए। पर जो आंकड़े हैं वो सीधे कहते हैं कि 2009 से लेके 2013 तक तो एमएसपी में जो वृद्धि हुई 19.8% थी, पर 2013 से लेके 2017 तक जो वृद्धि है वो खाली 3.8% है। तो इसके हिसाब से जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 13% अगर वृद्धि होगी तभी बढ़ सकता है, आय दुगनी हो सकती है। तो आय तो दुगनी होने का कोई सवाल ही नहीं होता। हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि आंदोलन तो किसानों का अपनी जगह है, लेकिन वक्त वक्त पर किसानों की मांगों को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर हम चर्चा भी करते रहते हैं। तपन भारती जी, मैं आपके पास आऊंगा। अगर
संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है, उस पर किसानों के मुद्दों को लेकर बातचीत होती है, तो आपको लग रहा है कि कुछ निष्कर्ष निकल सकता है? सरकार को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। अनंत जी, विशेष सत्र किसानों के मुद्दे पर बुलाने के मामले में मैं तो इसका समर्थन करूंगा, क्योंकि किसानों की आबादी देश में सबसे ज्यादा है और हर बार हम कहते हैं कि किसानों की समस्या है। सबसे विडंबना की बात है, जिस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए किसानों ने ये जो प्रदर्शन करने की तैयारी की है और इसमें तमाम संगठन जो शामिल हुए हैं, इस रिपोर्ट के समर्थन में कांग्रेस भी है, भाजपा भी घुमा फिरा के कहती है कि हमें इस रिपोर्ट से कोई एतराज नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत है इसे लागू करने में? जब आप चुनकर आ गए हैं और सरकारों की जिम्मेदारी होती है, इसमें एक आयोग ने कहा था कि हर राज्य में अस्थायी तौर पर किसान आयोग होना चाहिए। आप देख लीजिए पलटकर, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री सोए हुए हैं और किसी भी राज्य में आत्महत्या हो रही है, उसके बावजूद वो आयोग का गठन नहीं कर रहे हैं जी। इस तरह के जो रिकमेंडेशन आए कि उनकी आर्थिक बदहाली को ठीक करने के लिए किस तरह के फंड का इंतजाम किया जाए, आपातकालीन फंड का इंतजाम हो, उसके बारे में भी नहीं सोचा गया कि इनको किस तरह से बीमा मुहैया कराने का काम कराया जाए। सर, मुझे लगता है कि यहाँ किसी भी दल की सरकार आ रही है अपने देश में, वो चुनाव तो जीतती जरूर है किसानों और गरीबों के नाम पर जी, लेकिन सत्ता में आने के बाद किसानों से बातचीत करना, किसानों के का प्रदर्शन उन्हें भाता नहीं है। अब किसानों का प्रदर्शन यदि दिल्ली में हो रहा है तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। वो किसान संसद को घेरने क्यों आ रहे हैं, रामलीला मैदान क्यों आ रहे हैं? क्यों भाई, वो भी देश का नागरिक है, उसे हक है अपनी बात कहने का। आखिर लोकतंत्र में वो कहाँ अपनी बात कहेगा? लेकिन इसको अनसुना यदि करेंगे तो फिर एक क्रांति कहीं से आएगी। क्योंकि स्वामीनाथन एक ऐसे कृषि वैज्ञानिक थे जो निर्विवाद तौर पर एक बहुत ही सफल वैज्ञानिक थे। उन्होंने कुछ बीजों का संक्रमित बीजे देश में लाया और उन्होंने जो रिपोर्ट का जो अध्ययन किया है, मैं तो चाहता हूं कि सभी नेता उसका गहन अध्ययन करें और उस गहन अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकालें कि आर्थिक स्थिति कैसे। आप किसानों की आर्थिक बदहाली ठीक नहीं होगी तो आप जीडीपी का रोना रो रहे हैं कि हम पीछे खिसक गए हैं, नोटबंदी के बाद और पीछे चले गए। तो फिर जब तक हम किसानों की और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत को हम दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर हम जीडीपी में हम चाइना से मुकाबला कैसे करेंगे? ठीक बात, हम मुकाबले की जरूर करते हैं तपन भारती जी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि हम दुनिया के ताकतवर मुल्कों से कंपटीशन की बात जरूर करते हैं, लेकिन अगर जिस देश का अन्नदाता अगर खुद भूख की चपेट में आता हो, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता हो, तो उस देश को तरक्की कैसे मिल सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बात करें किसानों की, दिल्ली में हजारों किसानों ने आज एक बार फिर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। सिर्फ 2 मांगों को लेकर किए जा रहे इस आंदोलन में देश भर के किसान शामिल हो रहे हैं और इन किसानों का यही कहना है कि अब वो किसी भी सूरत में मानने वाले नहीं। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं। मैं सुधीर त्यागी जी आपके पास ही आऊंगा। क्या करेगी अब सरकार? कुछ उपाय आप लोग तलाश रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको कि किसानों के मामले में हमारे प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं। किसानों को अपने यहां बुलाया, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त भी थे, कृषि मंत्री भी थे। पूरे देश के किसानों को बुलाया, उनसे मिले, सबकी समस्या सुनी। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, किसान के लिए प्रधानमंत्री जी रात दिन चिंतित हैं और कैसे 2022 तक इसकी फसल के दाम दोगुने मिले। सर, आप लोग 2022 तक पहुंच जाते हैं। शिवराज जी कह रहे हैं कि आज हमारा पेट खाली है, आज भर दीजिए। आप 2022 की बात कर रहे हैं। खाली नहीं है ना, खाली नहीं है ना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। खाली नहीं है, तिजोरी भरी हुई है हमारी, तिजोरी भरी हुई है। आप कह रहे हैं किसान कितना खुशहाल है। इनकम टैक्स ले लो, सारा शिवराज सिंह जी को सुनिए। किसानों को त्यागी जी, सिर्फ मेरे 4-5 सवाल है, उनका जवाब दे दो। मैं 4-5 सवाल करता हूँ आपसे। शिवराज जी, मेरा सिर्फ मेरी बात तो सुनिए, त्यागी जी, 1 मिनट मेरी बात, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुन लो। 4-5 सवाल है मेरे, उनका तुम जवाब दे देना। सबसे पहले कृषि मंत्रालय ने यह स्वीकृत किया कि नोटबंदी का सबसे ज्यादा अगर झटका लगाए तो देश के किसान को लगाए। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार आज
तुम SC ST पे, आरक्षण पे, दुनिया भर के मंदिर मस्जिद पे बवाल करते हो और आर्थिक आधार पे किसी जाति को लेते हो। आज आर्थिक किसान मेरी एक मिनट सुन लो त्यागी जी, किसान की बात अरे पहले त्यागी जी सुन लो पूरी। मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, का सबसे बड़ा दलित है मेरी बात, तो वो किसान है, आर्थिक तंगी झेल रहा है और वो किसान है। किसान शब्द का अर्थ मेरा पुश्तैनी किसान से उनसे नहीं है जो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने और सरमाएदारों ने भारत। अब सुनिए, उनको मैं किसान नहीं मानता, किसान की बात सुनिए, किसान को किसान मानता हूँ। सुनिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, किसान का बच्चा, किसान का बच्चा हितैषी सरकार है। 6,000 रुपए मिलते हैं। अब किसान की बात सुनिए, किसान के बच्चे को 6,000 रुपए मिलते हैं। सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कंपनी से और 6 महीने किसान के पशुओं में बांझपन की बीमारी बढ़ रही है और जितने की 20 रुपए की एक बोतल आती है, 750 ग्राम पानी आता है और 1 लीटर दूध किसान का 30 रुपए में लिया जाता है। बांझपन की आज तक बीमारी दूर नहीं हुई आप पशुओं की। पशुओं का बांझपन कैसे दूर करेंगे ये बता दो। जो बजट में घोषित किया वो आपके किसानों को नहीं मिल पाया। देखिए, क्या आरक्षण दोगे किसान को? भाई जी को बता देना चाहता हूँ, अब सुने तो ये सुने ना, पहले सुन तो त्यागी जी अपनी बात पूरी कीजिए। बात मंदिर का और मस्जिद का नहीं है, मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। मंदिर भी बनेगा और किसानों का उद्धार भी होगा। सर कब होगा? 4.5 साल हुए हैं, अभी होगा, हो रहा है। सुन लीजिए, मैं इनको बता देना चाहता हूं, किसान के मामले में प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं, लेकिन कोई भी ये जो विपक्षी पार्टियां, फिर कहना चाहता हूं आपको कि ये खामोखा का मुद्दा बना रहे हैं। जितने भी योजना प्रधानमंत्री जी की है, ये गांव तक, सड़क तक चले, यानी आप सीधा ये कह रहे हैं कि खामोखा का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। चौधरी पुष्पेंद्र जी, खामोखा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। सर मैं त्यागी जी आपके पास आऊंगा, ये खामखा का मुद्दा है। पहले मैंने मुद्दा उठाया था कि C2 लागत का 1.5 गुना आपने नहीं दिया। मैंने उदाहरण धान का दिया था, 1560 का 1.5 गुना 2350 रुपए बनता, आप कर लो। 1550 आपने नहीं दिया, 1750 दिया है। अरे तो ये गलत दिया ना C2। 1750 दिया। जब लागत आ रही है, अरे जब लागत ये, एक मिनट मास्टर साहब सुनने दो जरा, बच के भाग जाएंगे नहीं तो ये 1560 का C2 का है जो CACP के अनुसार, अरे CACP के अनुसार 1560 रुपए जब कॉस्ट आपकी थी, आपने 1350 रुपए क्यों नहीं दिया? 1117 A2 प्लस FL है, C2 नहीं है वो, C2 नहीं है वो। लीजिए मेरी बात, C2 नहीं है वो, गलत मत तो आप बहकाने का काम ना करें। 1770 दिया। मैं अपनी आवाज ऊपर नहीं करना चाहता, आप आंकड़ों में हेरा फेरी ना करें। A2 प्लस FL आपकी बात ठीक है कि 1166 रुपए है, उसका 1.5 गुना आपने किया है। वास्तव कॉस्ट है 1560 रुपए। CACP आप ही की संस्था है सरकारी, उसके अनुसार 1560 रुपए का 1.5 गुना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आप भी कर सकते हो। यार सुन तो लीजिए गुरुजी, सुन लीजिए। इन आंकड़ों की हेराफेरी की बात तो कर। अच्छा, 2 मुद्दे मैं और उठाना चाहता हूं। ये आपने नहीं दिया है, इसकी वजह से कर्जा चढ़ा है। दूसरा, UPA सरकार में 10 साल में 2,10,000 करोड़ का धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया गया। RBI के हवाले से खबर दे रहा हूं। और NDA आपकी सरकार में उन्होंने 10 साल में 2,10,000 और आपने 4 साल में 3,60,000, यानी दोनों मिला दें तो 5,70,000 करोड़ का जो है NPA मतलब धन्ना सेठों का आपने राइट ऑफ करवा दिया। तो भाई किसान क्या मांग रहा है? किसान यही तो मांग रहा है कि जो आपने वायदा पूरा नहीं किया, हमें जो है 1.5 गुना कीमत दे दो। तीसरा मुद्दा यह है कि जो लागत है डीजल का है, डीजल आपके कार्यकाल में $30 तक आ गया था, कच्चा तेल आपको ध्यान होगा, लेकिन आपने कोई रियायत जो किसान को नहीं दी, आम आदमी को नहीं दी। खाद भी इसी प्रकार बहुत सस्ता है आपके सारे कार्यकाल में, आपने उसका रेट कम नहीं किया। बिजली के उल्टे रेट आपने बढ़ाने का काम किया। इसी प्रकार आपकी जो नीतियां ये हैं, भंडारण का आपने कहा था भंडारण आप करेंगे, 1 लाख करोड़ का फल सब्जी अनाज आज की तारीख में सड़ जाता है। हाँ, फिर भी आपकी सरकार में कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि किसान का भी गोविंद पंत राजू साहब ने भी बताया कि एजेंडा कहीं ना कहीं आ रहा है। और इस एजेंडा में मैं बताऊं आपको, ये अभी एक पुस्तक आई है और रूरल मैनिफेस्टो, अगर जो है आपके कैमरा में थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा सके, इसमें सारी चीजें, इतनी मोटी पुस्तक है ये, देख लीजिए। ये जो है वरुण गांधी ने लिखी है और इसमें तमाम प्रश्नों का जो है उठाए गए कि भाई ये किस किस तरीके से ये सारी प्रश्न किसान के क्या मुसीबतें, किस तरीके से, इसमें भी बताया गया है कि धन्ना सेठों का लगातार सारी सरकारें कर्जा जो है माफ करती रही है। आपका सीधा ये कहना है कि माफ करती रही है किसानों की तरफ से, किसानों का कर्जा माफ करने का काम इसका नहीं किया जाता। सुधीर त्यागी जी, सुधीर त्यागी जी, सीधा आरोप यही लग रहा है कि अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों का क्यों नहीं? इतनी बेरुखी क्यों किसानों से?
किसानों का कर्जा माफ हुआ है, ये तो आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। सर कहाँ माफ हुआ? मैं बता रहा हूँ सर कहाँ पर माफ हुआ है? सुनिए, मजाक करने उत्तर प्रदेश में माफ हुआ, कहीं 20 रुपए माफ हुआ है, कहीं 40 सुनिए रुपए मेरी माफ बात। हुआ है आपके उत्तर प्रदेश में, हमारे में। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। सुन लीजिए, बारी बारी से अगर एक सवाल का जवाब लेंगे तो बेहतर रहेगा। इन कुबेरों को सीलिंग लाओगे, इनकी सीमा तय करोगे? शोरा जी, किसान पे तो सीलिंग लगा दिया आपने। ठीक जवाब तो ले लीजिए। त्यागी साहब, किसानों की एक मांग पूर्ण कर्ज माफी है, इसको लेकर सरकार मंथन कर रही है या करेगी? सरकार मंथन कर रही है और सरकार ऐसा इंतजाम कर रही है कि कर्ज लेने की किसान को जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी आय दुगनी करेगी, इसीलिए वचनबद्ध है सरकार, इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कर्ज लेने की। सारी बात वचन तक आकर रह जाती है, वादों तक रह जाती है। मौजूदा स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है? देखिए आंकड़े देखिए ना सर, आंकड़ों की बाजीगरी तो हम कह रहे हैं ना भाइयों से, आंकड़ों की बाजीगरी के हिसाब से तो आप लोग रबी और खरीफ की फसलों का 1.5 गुना दे रहे हैं, वो मिल नहीं रहा, लेकिन वो किसानों तक पहुंच नहीं रहा है। वो आरोप सीधा ये लगा रहे हैं। गोविंद जी, मैं एक रिएक्शन आपसे लूंगा, क्योंकि कर्ज माफी वाकई में एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि कुछ राज्यों में चुनावी मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र भी किया गया कांग्रेस की तरफ से कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसानों का 10 दिन के भीतर कर्जा माफ करेंगे। कर्ज माफी हल है क्या किसानों की स्थिति में परिवर्तन के लिए? और क्या हम इस कंडीशन में? कर्जा माफी कोई भी हल नहीं है अक्षय, मुझे नहीं लगता कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का कोई समाधान है। हाल के कुछ सरकारों ने छिटपुट किसानों का कर्ज माफ किया है। कांग्रेस की पिछली सरकार ने 70,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ किया था, लेकिन क्या उससे किसानों की जो समस्याएं हैं उनमें कोई मूलभूत बदलाव आया? नहीं आया। तो किसानों का कर्ज माफी एक थोड़ी राहत जरूर हो सकती है, लेकिन वो समस्या का समाधान नहीं। और मुझे लगता है कि जो एमएसपी की भी बात है, स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से मूल्य तय किए जाए, वो भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि भारत में किसानी करने वाले लोगों का मुझे नहीं लगता कि 50% से ज्यादा हिस्सा अपनी जो खेती के जो उत्पादन है उनको बेचने की स्थिति में होता है। 50% से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जिनके पास खेती के जरिए अपने साल भर के खाने के लायक पैदा नहीं हो पाता। तो समस्या मुझे लगता है खाली किसान के बजाय अगर इसको ग्रामीण भारत की समस्या कहा जाए और ग्रामीण भारत के नजरिए से ही इस समस्या के समाधान के बारे में सोचा जाए तो शायद रास्ता सही होगा। और अगर आप स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको भी गंभीरता से देखें तो वो रिपोर्ट भी खाली किसान की बात नहीं करती, वो गांव की बात करती है और गांवों के हालात बदलने के लिए बहुत कुछ सुझाव उसमें हैं। दुर्भाग्य से उन पर चर्चा नहीं होती, उनकी बात नहीं होती, कोई राजनीतिक दल उन पर बात करने के लिए आगे नहीं आता। तो बात सिर्फ किसान की नहीं है, बात ग्रामीण भारत की है और जब तक चिंतन उस दिशा में नहीं जाएगा तो किसान की हालत भी सुधरने वाली नहीं। उसकी कर्ज माफी या उसके मूल्य बढ़ा देने भर से सारे किसानों की समस्याओं का निराकरण भी होता हुआ संभव नहीं दिखता। पुष्पेंद्र जी, इस बारे में आपकी बात की तस्दीक करते हुए इस बारे में शांता कुमार कमेटी की जो है पंत साहब रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार एमएसपी का लाभ भी जो है मात्र 6% किसानों तक ही पहुंच पा रहा है। अर्थात ये है कि पहला तो आप कर्ज माफी इसलिए करें क्योंकि आपने सालों से हमें सही कीमत हमारे माल की नहीं दी है। आप ये मान लीजिए कि आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है और आजादी के वक्त हम 50% पे थे जीडीपी का हिस्सा, आज हम 15% पे क्यों आ गए? क्योंकि बाकी चीजों की आपने कीमत जो है बढ़ाते चले गए, लेकिन हमारे माल की कीमत नहीं बढ़ाने का काम किया। जबकि 5 करोड़ टन से लेकर के खाद्यान्न का उत्पादन हमने 28 करोड़ टन तक कर दिया, 4-5 गुना, जबकि जमीन कोई खिंचके बड़ी नहीं हुई। हमने अपनी मेहनत से खून पसीना बहा के किया, लेकिन हमारे सामान का आपने सही कीमत नहीं पहले, इस वजह से हम कर्जे में फंसे हैं। जब धन्ना सेठों का आज की तारीख में 11 लाख करोड़ का एनपीए है और मैंने आपको बताया पिछले 15 सालों में लगभग 6 लाख करोड़ का उनका राइट ऑफ कर दिया गया है, तो एक बार कम से कम हमारा राइट ऑफ कर दें और आगे हमें C2 + 50% दे दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अजय वीर सिंह जी, अक्षय जी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार पिछले 4 साल में कृषि की जीडीपी जो है 2.5% रही है, जो पिछले 20 सालों में सबसे कम है। वहां भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कहते हैं कि 2022 में हम किसान की फसल 2 गुनी कर देंगे। इस जीडीपी के अनुसार तो 2052 तक भी
किसान की दोगुनी होने वाली नहीं है। ये बताया अभी यूपी की योगी सरकार ने ये दावा किया कि हमने गेहूं की खरीदी जिस तरीके से की है वो एक रिकॉर्ड स्तर पर है। वो कह रहे हैं कि किसानों को सही कीमत भी हम पहुंचा पा रहे हैं और किसानों की हालत में सुधार भी आ रहा है। खरीदी केंद्रों का जिक्र कर रहे हैं कि भंडारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। किसान को मंडी में जाता है, किसान जो इन्होंने A2FL का भी रेट जो MSP घोषित की है उस पे भी किसान की फसल बिक नहीं रही है। वहां सरकारी खरीद केंद्र नहीं है, किसान परेशान रहता है और किसान बेचारा अपनी फसल को बेचने के लिए बिचौलियों के लिए उसे बिचौलियों को बेचनी पड़ती है। किसान की फसल मंडी जाती है, सरकार के द्वारा उसकी खरीद नहीं की जा रही। अभी मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो ये कहते हैं कि हम किसान को फायदा पहुंचाएंगे, किसान का फायदा तब होगा जब उसकी फसल की लागत 1.5 गुना C2 की मिलेगी और जो किसान की लागत आ रही है फसल पे वो कम की जाए। अभी भारतीय जनता पार्टी की इन सरकार में DAP जो गेहूं की बुआई के समय आता था उसमें 200 रुपए पर बोरी की कीमत अब 1 हफ्ते में बढ़ गई है। पहले 1250 थी, आज किसान को वो 1450 रुपए में मिल रही है। यूरिया का वजन घटा दिया इन लोगों ने। पहले यूरिया की बोरी 50 किलो की आती वो दावा कर रहे हैं कि लिंक कोटिंग यूरिया दे रहे हैं। आंकड़ों में खेल करके किसान को फंसाने का काम कर रहे हैं। ठीक, हम ये भी समझेंगे कि डीजल की बढ़ती कीमतों, हालांकि जिक्र किया कि जब कच्चे तेल की कीमतें कम थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तब कीमत कम क्यों नहीं की गई और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ी और खाद जिस तरह से महंगी है उसकी वजह से किसानों के सामने और भी ज्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन तपन जी मैं आपके पास आऊंगा, एक समस्या उन किसानों की भी है जिसको कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। हालांकि ये कहें कि सरकार उनको किसान मानती नहीं, हम बात भूमिहीन बटाईदार किसानों की कर रहे हैं जो कि किसानों की श्रेणी से ही बाहर हैं। वो पहले सरकार की सहायता से वंचित ही हैं। ये किसान बेचारा कहाँ जाए और कैसे इसकी गुहार सरकार तक पहुंचे, ये भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, आजादी के बाद विनोबा भावे ने भूमिहीन किसानों के लिए पदयात्रा की थी। अब बड़े पैमाने पर बिहार से लेकर बंगाल तमाम राज्यों में लोगों ने अपने जो बड़े बड़े किसान थे उन्होंने खेत दान में दिया और लेकिन वो बाद में क्या हाल हुआ सबको पता है कि जिन किसानों ने जमीन दान की थी वो पीछे हट गए और एक तरह से वो भूदान आंदोलन जो था विफल हो गया। उसके बाद बहुत सारी सरकारों में ये मंथन हुआ कि बहुत जमीनें किसी के पास ज्यादा हैं, भूमिहीन जो है जमीन के बिना वो कैसे गुजर बसर करेगा। स्वामीनाथन आयोग ने भूमिहीन किसानों के बारे में गहरा अध्ययन किया। उनके बारे में कहा कि जो गैर मजरूआ जमीन है और जो जमीनें पंचायत के पास है या बड़े किसानों के पास सरप्लस है उन जमीनों का बंटवारा करके इन भूमिहीन किसानों को दिया जाए। उनको देना चाहिए। यदि लोकतंत्र बचाना है, देश में सबको खुश रखना है तो उनको जमीन देना ही पड़ेगा। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग ने यह भी कहा कि जंगल में जो आदिवासी किसान रहते हैं उनको जंगल में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। अभी आपने उनको बैन कर रखा है कि वो जंगल का लकड़ी और पौधा नहीं तोड़ सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये सरासर जो किसानों के साथ अन्याय है कि जिस जमीन में पैदा हुआ, जो जमीन उसका अपना है, उसको आप कहते हो कि सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। तो भूमिहीनों के बारे में तो चर्चा होनी चाहिए। मैं एपीएन को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि किसानों के मुद्दे पर आपने 7 टॉकर को अलग अलग विषयों पर बुलाया, लेकिन सरकार को जो ढकने का काम हो रहा है मुझे उससे एतराज है। सरकार गलती हो रही है तो उसकी मीमांसा टीवी पटल पर होनी चाहिए, खुलकर होनी चाहिए। तो हम बार बार कह रहे हैं कि किसानों की आबादी देश में सबसे ज्यादा है, भूखमरी की हालत है। ये शर्मनाक बात है कि कांग्रेस की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, किसान है सो आत्महत्या करता है। आखिर किसान ही क्यों करता है? उद्योगपति क्यों नहीं आत्महत्या कर रहे हैं? जरूर उनके साथ छल हो रहा है, बेईमानी हो रही है। और जब अमेरिका का भी उदाहरण लीजिए, अमेरिका जैसे संपन्न देशों में भी किसानों को सरकार मदद देती है। जब अमेरिका सब्सिडी देके मदद दे रहा है तो भारत को सब्सिडी देने में, मदद देने में क्या ऐतराज है? हमारे पास जो इनकम टैक्स आ रहा है, इधर हाल के वर्षों में भारत सरकार के बजट में बढ़ोतरी हुई है, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। अब ये नोटबंदी के बाद की कार्रवाई हो या जो भी हो, अब 16 लाख करोड़ का 20 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। तो इसी तरह राज्य सरकारों का भी इजाफा होने का, जीएसटी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये पैसा यदि किसानों के तरफ जाएगा, उनके एक छोटा सा उदाहरण हम बताना चाहेंगे। मेरा जो गांव बिहार के नेपाल के बॉर्डर के पास है जी, मैंने देखा है कि केवल आप बार बार केंद्र सरकार का नाम नहीं लेना चाहिए, राज्य सरकारों की भी भूमिका होती थी। पहले की सरकारों ने देखा कि मेरे गांव के आसपास न सड़क बन रही थी, न किसी तरह का बदलाव आ रहा था। अभी मेरे गांव के आसपास में बिजली आ गई, सड़क बन गई,
नाले बन गए, लेकिन एक चीज नहीं हुआ, किसानों को उन्नत खेती कैसे करनी चाहिए, कैसे उत्पादन पैदा करें। हमारा फ्लड वाला एरिया है मुजफ्फरपुर जिले का वो इलाका, तो मैं चाहता था कि फ्लड रिलेटेड इलाके में जहां पानी का जमाव होता है, किसानों को ये तमाम समस्याएं जो आप गिना भी रहे हैं शिवराज सिंह जी, आप लोगों ने भी यही कहा सरकार कि समस्या तो बहुत है, लेकिन फिलहाल किसानों के लिए जो राहत है फौरी वो ये है कि सबसे पहले पूर्ण कर्जमाफी हो जाए और उसके बाद फसलों का उचित मूल्य। दूसरी बात ये है, जैसे देश में सीलिंग एक्ट ला करके भूमिहीनों को जमीन बांटी गई, वही नियम देश के धन कुबेरों पे भी सीमा तय की जाएगी, इससे ज्यादा धन नहीं रख सकते, अगर रखोगे तो सरकार जब्त कर लेगी, और जिन पे अथाह भंडार है धनों का, उस धन को जब्त करके, जैसे बेनामी संपत्ति कानून हम ले किसानों पे लगाई जाए, कह रहे बेनामी संपत्ति कानून ले आए, भाई धन कुबेरों को देखो, किसान को जमीन पे कॉमर्शियल लोन नहीं मिल सकता, वो डंपर नहीं ले सकता, ट्रैक्टर ले सकता है, और उस पर 3,000 लोन का तहसीलों में बोर्ड लगा दिया जाता है, उसके गांव में आवाज लगाई जाती है अगर 3,000 रुपए उस पर कर्ज है तो, और धन कुबेर करोड़ों में कर्ज ले ले, किसी को पता भी नहीं चलता। भाई यहाँ अरबों खरबों के धन कुबेर पड़े, सीलिंग लगाई जाए इन पे भी धन कुबेर पे, कि तुम 10 लाख या 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं कर सकते। किसान के ट्रैक्टर पे 12.5% लोन है, और अगर उद्योगपति कोई गाड़ी लोन पे लेगा तो वो 6%। ठीक है, सुधीर त्यागी जी जवाब दीजिए, जो मांग शिवराज सिंह जी की तरफ से की जा रही है कि आखिर क्यों सरकार इस पर अमल नहीं कर रही? जी देखिए, सरकार पूरा अमल कर रही है। अब ट्रैक्टर पे कितने % मिल रहा है, सब्सिडी भी चल रही है, इनको बता दीजिए। सारी कृषि की जितनी भी मशीनरी है उस पे सब पे 40% तक सब्सिडी दी जा रही है। और ये जो बात कर रहे हैं सरमाएदारों की, ये यूपीए ट्रैक्टर पे आप कौन सी सब्सिडी दे रहे हैं बताना? 4 पहिया की गाड़ी लोन से लो तो भी सुन लीजिए, पहले नगद लो तो भी उतने की मिलेगी। अब सुन लीजिए ना पूरी बात, तो पहले पूरी बात सुन लीजिए ना, उनकी बात सुन लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में कृषि मेला लगा, जहां जहां हमारी सरकार है कृषि मेले लग रहे हैं, जितनी भी मशीनरी है सब पे सब्सिडी दी जा रही है। आप पहले तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अभी कृषि मेला लगा उत्तर प्रदेश में, वहां सब्सिडी दी गई है। झारखंड में लगा, वहां दी गई है। सब प्रदेशों में जहां जहां हमारी सरकार है वहां सब जगह सब्सिडी दी जा रही है। सर मुझे बताइए, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां पर भी किसान सड़कों पर उतरता है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां पर किसान सड़कों पर उतरता है, गोलियां खाता है। आप ये जो दावे कर रहे हैं, आपके दावे तो यहीं पर सरकार का काम अधूरे रह जाते हैं। पहली बार गांव देहात के लिए 55% हरिद्वार से चल के दिल्ली आया था, 55% जो है पूरा बजट का किसान के लिए दिया गया इस सरकार में। अगर आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए तो किसान योजना देखिए, त्यागी जी सुनिए तो, फसल बीमा योजना देखिए सर, सुनिए ना। इन तमाम योजनाओं के बावजूद किसान वही बात कह रहे हैं। किसानों के अगर समस्याएं उठाते हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हो या शिवराज सिंह हो या फिर किसान संगठन से जुड़े अन्य नेता, वो यही कह रहे हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए कि फायदा क्या पहुंचा किसान। अभी पीछे भी आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ। हम 1 सेकंड आपकी आज्ञा से, मेरी बात सुनेंगे नहीं, सारी योजना लागू जाके देखे ना, फसल बीमा योजना के बारे में भी आपको बता देता हूँ मैं आपको स्पष्ट। फसल बीमा योजना जो पिछले 2 साल में लागू हुई है, धरना हुआ जंतर मंतर पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सिंह जी मत गए वहाँ। अरे बड़ी अच्छी योजना हो सकती है। त्यागी बीच में जाके बैठे, उन्होंने जाके समस्या पूछी। एक सवाल है, उसको ऐड कर लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए। 1 सेकंड, आपने जो फसल बीमा योजना के विषय में कहा उसके आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके आंकड़े ये है कि 2 साल में टोटल 47,500 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों सरकार द्वारा कंपनियों को दिया गया, और उसमें से मात्र जो है 32,000 करोड़ रुपया ही आपने किसानों को दिया, अभी जो लागू हुई है। और उससे पहले जो सामान्य सरकार की तरफ से चलती थी योजना, उसमें केवल 10,000 करोड़ का प्रीमियम दिया गया था, और किसानों को 28,000 करोड़ का जो है मुआवजा मिला था, यानी 2.5 गुना मुआवजा मिला था। इस बार तो मुआवजा कुछ नहीं मिला। ठीक, त्यागी जी आप जवाब दीजिए। देखिए, मुआवजा सबको मिला है, आंकड़ों के आधार मिला, ये तो है नहीं कि पीछे ज्यादा नुकसान हुआ, ज्यादा नुकसान हो जरूरी है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पूरे देश में किसानों के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए, कर्ज माफी सरकार के जहन में है क्या? खाद है या नहीं? कर्ज माफी होगी या नहीं होगी? देखिए, सरकार के जहन में सारी चीजें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश का किसान खुशहाल है। प्रधानमंत्री जी 2022 तक आमदनी किसानों की दुगनी करेंगे, कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं किसानों को कहना चाहता हूँ एक फाइनल रिएक्शन, क्योंकि अब समय का अभाव भी है। इससे पूरी चर्चा के दौरान निष्कर्ष कुल मिलाकर यही निकलता दिख रहा है कि सरकार
किसानों को लेकर गंभीरता की बात तो कर रही है, लेकिन कर्ज माफी पर स्पष्ट जवाब नहीं है। एमएसपी जो कि 1.5 गुना की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है, सरकार दावा करी कि हमने कर दी, लेकिन किसानों का आरोप है कि हम तक नहीं पहुंच रही। सर, अब सुनने सुनाने का वक्त बचा नहीं है। एक फाइनल एक्शन में गोविंद जी आपसे जरूर लूंगा। उड़द मैं सबका बता रहा हूँ, कपास का, मूंगफली का, छिलका का, सबका बता रहा हूँ मैं आपको। सर, रबी खरीफ का हमने जिक्र किया ना, लेकिन आंकड़े किस तरह से उलझाए गए उसका भी तो जिक्र हुआ इस चर्चा के दौरान। गोविंद जी, एक फाइनल रिएक्शन में आपसे चाहूंगा। इस वक्त ये बात भले ही कही जा रही हो कि सरकार के खिलाफ जानबूझकर किसानों को प्रायोजित तरीके से आंदोलन के लिए बाध्य किया जा रहा है, उन्हें उकसाया जा रहा है, लेकिन अगर किसानों की मांग है कि उनकी इन समस्याओं को सरकार दूर करे, तो चुनावी बेला ही एक ऐसा अवसर होता है जब सरकार पर दबाव होता है। तो अगर चुनावी बेला में किसान आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा तो यही ना कि आप हमारी समस्याएं सुन लीजिए, उनका निष्कर्ष कर दीजिए, समस्या का समाधान होगा। नहीं, देखिए, ये इस आरोप का तो कोई अर्थ नहीं है कि उनको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, त्यागी जी, ठीक है, भड़काया जा रहा है। ठीक है त्यागी जी, वो हमेशा कहते हैं कि कभी भी किसान मेरे द्वार 24 घंटे खुले हैं। चलिए ठीक है, खुले भी होने चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन किसानों को फायदा पहुंचना चाहिए। गोविंद जी, अपनी बात पूरी कीजिए, अब चर्चा के समापन का समय। सरकार का चिड़ी का बच्चा ठीक है करता है, मूलतः किसान भी इस देश का नागरिक है और इसके नाते अपनी समस्या को उठाने का उसको भी हक है, उसको राजनीतिक होने का भी हक है, क्योंकि जब शहर का नागरिक या कोई दूसरा नागरिक राजनीतिक हो सकता है, तो किसान क्यों नहीं राजनीतिक हो सकता है? लेकिन किसान अपनी बात रख रहा है सरकार को, विपक्ष को, क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका मिला है। किसानों की जो मांग है विशेष सत्र की कि 20 दिन का किसानों को लेकर, किसानों पर केंद्रित एक सत्र हो, और मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। किसानों के सवाल वहां उठें, और किसान अगर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। ये राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हालांकि ये दावे और ये वादे तो पहले भी किए जाते रहे, मौजूदा सरकार भी कुछ उसी तरह के दावे कर रही है कि किसानों के हित में जितना काम हमारी सरकार ने किया उतना इससे पहले नहीं हुआ। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि इन दावों के बीच भी किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर होता है। किसान यही कहता है कि आप बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, हम छोटे किसान हैं, हमें भी थोड़ी राहत दे दो। अब निगाहें सभी की सरकार की ओर हैं कि पूर्ण कर्ज माफी को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख अख्तियार किया जाता है, और साथ ही किसानों की जो 1.5 गुना फसलों की कीमत देने की मांग है उस पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।